नमस्कार, सियासत की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज इस खास कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी राजनीतिक और लोगों से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में नुपुर शर्मा का बयान को लेकर चल रहा है बवाल। ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर खादिम सलमान चिश्ती ने उसका वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गर्दन काटने वाले को अपना मकान देने का ऐलान कर रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सलमान चिश्ती के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और IT एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आरोपी सलमान चिश्ती फरार चल रहा है। फिल्म मेकर, ये दूसरी खबर, लीना मरमेकलई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। 2 जुलाई को रिलीज इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया। फिल्म काली के पोस्टर पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है और इसे देवी देवताओं का अपमान बताकर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में हुए बड़े पैमाने पर तबादले का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से ट्रांसफर मामले में जवाब तलब किया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से तबादले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इस मसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री लखनऊ छोड़कर गए और वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे पूछे बगैर स्वास्थ्य विभाग में तबादले कर दिए गए। ये वही उप मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा छापेमारी की, लेकिन तमाम कमियां मिलने के बावजूद अगर उन्होंने किसी पर भी कार्रवाई की हो तो बता दीजिए। और ये खबर हम सबसे जुड़ी है, आखिरी खबर है। स्पाइसजेट एयरलाइन के लिए कठिन समय है। आज सुबह ही कंपनी के दुबई जा रहे एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। खबर आई कि वहां एक तकनीकी डिफॉल्ट था, यानी सेफ्टी इशू आ गया था। दूसरी तरफ खबर आई कि कांडला मुंबई के बीच स्पाइसजेट के Q400 एयरक्राफ्ट की फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्यों? कि एयरक्राफ्ट की बाहरी खिड़की सामान्य से ज्यादा दबाव के कारण चटक गई। हालांकि पायलट की सूझबूझ से इसकी सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। अब इसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी, पता लगेगा कि ये स्क्रीन टूटी कैसे। हम आपको बता दें कि 2 स्क्रीन होती हैं और स्पाइसजेट के लिए ये पूरा का पूरा दौर सवाल जवाब का दौर है। उनको ये बताना पड़ेगा कि 2 हफ्ते के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं क्यों हो गई जो सेफ्टी इशू से रिलेटेड थी, जिसमें फ्लाइट्स की या तो लैंडिंग करानी पड़ी या धुआं भर गया। और इससे तमाम सवाल उठते हैं और वो सवाल उठते हैं मेंटेनेंस के। और हवाई में टूट गया था विंडशील्ड का बाहरी हिस्सा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, वो आपको हम फोटोग्राफ भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ओपनिंग कमेंट लूं कि हम बाकी न्यूज पे जाएं कि ये मामला क्या है, क्योंकि लोग उड़ते हैं और एक गलती आसमान में हो जाए तो उसे वहां ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अब भगवान भला करे, सभी यात्री पिछले सारी घटनाओं में सुरक्षित रहे, प्लेन सेफली उतार दिया गया। बट यू कांट बी लकी एवरी टाइम। आप हर बार लकी नहीं हो सकते हैं। और इस पर मेरे साथ, और मैं आपको बता दूं इससे पहले मैं कमेंट लूं, ये आप तस्वीर देखिए, ये है वो तस्वीर। सोचिए एयरलाइन की तस्वीर है ये, और ये पायलट केबिन की तस्वीर है जिसमें आउटर विंडो चटक गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे विमान होते हैं वो लगभग जो क्रूजिंग एल्टीट्यूड था 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। 950 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से भी उड़ा दिया जाता है। लेकिन जो डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट हैं वो लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से उड़ते हैं। सोचिए उस स्पीड पे इस तरह का शीशा क्रैक होना चिंताजनक बात है। अब मैं इस स्टोरी पे पहले ओपनिंग कमेंट लूंगा, फिर बाद में जाऊंगा बाकी स्टोरी के लिए। पंकज, ये मामला क्या है? क्या इसमें DGCA इन्वेस्टिगेशन हो सकती है?
देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि डीजीसीए रेगुलेटरी बॉडी है और मैं आपको बताऊं कि रेगुलेटरी बॉडी का काम ही होता है कि जो भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं वो किस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं, क्या जो प्रॉपर नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि ये इकलौती घटना नहीं है। अगर आज की बात करें तो दो ऐसी घटना है और सबसे बड़ी हैरान करने वाली घटना यह है कि 23,000 फीट के ऊंचाई पर को पायलट के तरफ जो शीशा होता है, जो जिसमें कह सकते हैं कि 2 लेयर्ड होता है, और ये हम सबको पता होता है कि विमान के अंदर एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है और फ्लाइट उड़ने से पहले चेकलिस्ट को बाकायदा चेक किया जाता है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा है या नहीं है। अगर हम स्पाइस जेट की बात करें तो उनके तरफ से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि चेक लिस्ट वर प्रॉपरली फॉलोड, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया गया था। ये भी उसमें कहा गया है कि प्रेशर जितना ऑप्टिमम चाहिए था, वो सारी चीजें थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 23,000 फीट पर को पायलट के पास, जो कि डबल लेयर्ड विंडो होता है, उसमें क्रैक कैसे हुआ। और ये सिर्फ ये इकलौती घटना नहीं है, क्योंकि हमने अभी इस पर भी बात की कि जो फ्लाइट दुबई जा रही थी उसको कैसे कराची में लैंड कराया गया, और उसमें भी ये देखा गया कि जो फ्यूल था वो अचानक जिस तेजी से घटता जा रहा था, वो पायलट की समझदारी थी। उस पायलट ने समझदारी दिखाते हुए कराची एयरपोर्ट पे, क्योंकि पाकिस्तान एविएशन से उन्होंने संपर्क साधा और उसके बाद वहां पर प्लेन को लैंड कराया। तो जाहिर तौर पर ये दो घटना आज की जो है, और पिछले कुछ सप्ताह की बात करें तो 6 से 7 ऐसी घटनाएं हैं, खास तौर पर स्पाइस जेट की, जो हमारे लिए हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि अगर हम कुछ दिन पहले जबलपुर की बात करें तो उसमें एक टैंक में, जो फ्यूल टैंक होता है, उसमें छेद पाया गया था और कॉकपिट में जिस तरह से धुआं उड़ा, जाहिर तौर पर यह माना गया कि जो उसमें छेद था और फ्यूल्स गिरने लगा और इसी वजह से कॉकपिट पे में ये धुआं उड़ा, वो ग्लिचेज हुए। पटना की कहानी आपको मालूम ही होगा। तो वो घटना कई बार होती है कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो जो पक्षियां होती हैं वो कई बार टकरा जाती है। ये हमारे देश में नहीं, अन्य देशों में भी। एक चीज बताइए, ये आधे दर्जन की घटनाएं, ये तो सारी की सारी घटनाएं मेंटेनेंस लॉजिस्टिक्स से जुड़ी है ना? निश्चित तौर पर। और मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स की बात जहां पर कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम जो ऑपरेट होता है हमारे देश में, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है। यहां पर जो डीजीसीए है, डीजीसीए का काम है प्लेन के संचालन का रेगुलेशन करना। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये बात तो अब सामने आ चुकी है, जो कराची वाली घटना है, जो फ्लाइट दुबई जा रही थी, उसकी इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। जाहिर तौर पर डीजीसीए इसकी भी इंक्वायरी का आदेश देगा और ये पता करने की कोशिश करेगा कि लगातार एक ही कंपनी के फ्लाइट्स में ऐसी क्या समस्याएं हैं, या उनके रख रखाव में क्या समस्याएं हैं, या इस तरह की क्या बात है जिस वजह से लगातार ऐसी खामियां उजागर हो रही हैं। और ऊपर उड़ रहे लोगों के जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उसमें बार बार इस तरीके की घटनाओं का सामना कर रहे हैं, जो हमारे लिए काफी चिंताजनक। यूसुफ, एक कस्टमर कॉन्फिडेंस भी एक चीज होती है। आप फ्लाइट पे जाते हैं तो आप सबसे पहले यही सोचते हैं ना, ये सेफेस्ट फ्लाइट है, इसकी सर्विस ठीक होगी और मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। यानी सेफ्टी, टाइमिंग और सर्विस। किसी भी एयरलाइन का इतनी घटनाएं हो जाना, आपको नहीं लगता कि कस्टमर कॉन्फिडेंस हिलेगा? भाई स्पाइस जेट के जो बयान है, वो जो बातचीत है, वो सारी की सारी पंकज ने रख दी है कि भाई स्पाइस जेट का ये कहना है, लेकिन एक कस्टमर कॉन्फिडेंस है, वो ईमेल के दिए हुए बयान पे तो टिकता नहीं है। बिल्कुल नहीं टिकता कार्तिक। कस्टमर का कॉन्फिडेंस वाकई बिल्कुल इसमें हिलेगा और हिलना भी चाहिए, क्योंकि इससे सवाल उठता है कि आखिर एक ही एयरलाइन में इस तरह की घटना क्यों हो रही है। ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि पैसेंजर चाहे वो किसी भी मोड में सफ़र करे, अगर ट्रेन के लगातार हादसे होते हैं तो ट्रेन में सफ़र करने वाले पैसेंजर का भी कॉन्फिडेंस मिलता है और सिस्टम पे सवाल होता है। और अगर फ्लाइट में होता है तो कि फ़्लाइट एक ऐसा महंगा साधन भी है, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके जाते हैं और असुरक्षित तो सभी होते हैं, लेकिन उसमें असुरक्षित इसलिए उसे कह सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो सर्वाइवल के चांसेस उसके अंदर बेहद कम होते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर हैं, जो सफ़र करने वाले हैं हवाई जहाज़ में, उनको कहीं ना कहीं ये इससे एक विश्वास की भावना पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि इसको बहाल करने के लिए
जो हमारा सिस्टम है उसको और जो एयरलाइंस है उसको कुछ और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और ये चूँकि 1-1.5 महीने में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं तो इसलिए इस पर ज़्यादा सवाल उठते हैं। और पैसेंजर का कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में किसी भी कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो आपका एंड यूज़र है, जो कंज्यूमर है, वो आपका भगवान की तरह होता है। उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखना और उसके विश्वास का ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। देखिए, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि खास तौर पर अभी जो कांडला मुंबई वाली बात आई है, कोई भी फ्लाइट उड़ने से पहले जो चेकलिस्ट होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होता है, उसमें वो टिक किया जाता है कि ये सब जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। जहाँ तक ये जो शीशे के टूटने की बात है या उसमें क्रैकिंग की बात है, तो अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो साफ तौर पर यह दिखाई पड़ता है कि जो अंदर प्रेशर होता है वो कितना मेंटेन्ड होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये दबाव की ही बड़ी वजह सामने आती है कि दबाव जो प्रेशर होना चाहिए वो मेंटेन्ड रह पाया कि नहीं रह पाया। अगर स्पाइस जेट की बात करें तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि चेकलिस्ट प्रॉपरली फॉलो किया गया, प्रेशराइजेशन वाज नॉर्मल, मतलब वो कह रहे हैं कि वो नॉर्मल था। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस ग्लिच की वजह क्या है। अगर वो नॉर्मल था तो फिर क्यों पैन टूटा, ये मेरे ख्याल से हर लोग जानना चाहेंगे जो खास तौर पर एविएशन फील्ड में है कि वो टूटा, क्रैक हुआ तो किस वजह से हुआ। मैं इस स्टोरी पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो एविएशन है वो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सेफ्टी पे आकी जाती है, उसके बाद टाइमिंग पे आकी जाती है, और उसके बाद एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है कि उसमें बैठ के क्या खाते पीते आराम से गए। क्योंकि खाने पीने की बात इसलिए सबसे अंत में आती है क्योंकि वो कस्टमर खुद चुनता है वो किस में बैठेगा, लो कॉस्ट जाएगा, अल्ट्रा लो कॉस्ट जाएगा, प्रीमियम में जाएगा। लेकिन एक एयरलाइन की इतनी घटनाएं हो जाना, कहीं ना कहीं ये DGCA के संज्ञान में आना चाहिए। इस पर DGCA का हस्तक्षेप ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ी बात है और इसमें किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। अब हम रुक करते हैं एक दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उदयपुर और अमरावती से जुड़ी खबर की, क्योंकि उदयपुर और अमरावती का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा। वहीं एक व्यक्ति ने एक ऐसा विवादित वीडियो बनाया जो न केवल वायरल हो गया बल्कि उसने उदयपुर और अमरावती की जो घटनाएं हुई, जो किलिंग हुई, जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उसकी याद ताज़ा की। ये वीडियो अजमेर के दरगाह के पूर्व खादिम सलमान चिश्ती का है। इस वीडियो में सलमान चिश्ती नूपुर शर्मा के लिए जहर उगलते हुए दिख रहे हैं और ये खादिम रहे हैं दरगाह के। आइए पहले पूरा पैकेज देखते हैं। उदयपुर और अमरावती का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि सूफिज्म का शहर कहे जाने वाले अजमेर से एक और विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का है। इस वीडियो में खादिम सलमान चिश्ती नूपुर शर्मा के लिए जहर उगलता दिख रहा है। ये वीडियो वैसा ही है जैसा वीडियो उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की हत्या से पहले तैयार किया था। करीब 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए सलमान चिश्ती खुलेआम नूपुर शर्मा को कत्ल किए जाने की धमकी दे रहा है। जिसने पैदा किया मेरी उस माँ की, मैं उसे मेरे बच्चों की कसम में बोली, और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ जो लाएगा who will ever like give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा। ये वादा करता सलमान, ख्वाजा का इतना गुलाम, डूब मरो, इधर तुम्हारे आका की शान के ऊपर जो सवाल उठा दिए। खादिम सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर शहर के अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अजमेर के एसपी विकास सांगवान ने कहा कि इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद सख्त है। वीडियो में सलमान चिश्ती नशे की हालत में नजर आ रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। ये वीडियो भी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे तक पहुंचा। इसमें भी हमने एक प्रकरण दर्ज कर लिया है तुरंत, और एक टीम लगा दी है जो आरोपी को, जो दरगाह क्षेत्र में रहता है, उसको
उसकी तलाश जारी है। उसके खिलाफ भी वो नशे की स्थिति में अपीयर हो रहा है। नशे में आकर उसने कुछ इस तरह की बयानबाजी की है, जिसकी जो हमने दरगाह के जो अधिकारी हैं और अंजुमन उनसे बात करी। हालांकि वो सब इसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह की बयानबाजी उनके द्वारा की गई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या अब तक पुलिस पता लगा पाई कि कब ये वीडियो बनाया गया है, कब पोस्ट जो है ये वीडियो व्हाट्सएप पे आज वायरल होना शुरू हुआ है। इसके बारे में जानकारी अनुसंधानाधीन है, भी उसके बाद पता लगेगा कि कब ये बनाया गया है। सलमान चिश्ती पर अजमेर दरगाह का बयान भी सामने आया है। दरगाह ने सलमान के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि भड़काऊ वीडियो डालने वाले जिम्मेदार हम नहीं हैं। तुम बिरादराने कौम हालात किस तरह से गुजर रहे हैं, मुल्क के भी और बिरादरी के भी और कौम के भी, तो किसी किस्म की ऐसी वीडियो ना डालें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो और हमारी कौम पे दबिश हो। अगर आप कोई किसी किस्म की क्लिप डालेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, ना कि पूरी बिरादरी होगी। और वो लोग जो हर चीज के लिए अंजुमन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें तो सिर्फ 7 दिन हुए आज अंजुमन का चार्ज संभाले हुए। हम किन हालात से गुजर रहे हैं, किन मामला से गुजर रहे हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। और इंशाअल्लाह हम आपके मामलात पे खरे उतरेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए और ग्रुप एडमिन भी इस किस्म की कोई क्लिप ना डालें, और जो क्लिप डालता है वो उसका जिम्मेदार खुद होगा, ना कि अंजुमन। उदयपुर कांड के बाद अजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा था कि भारत के मुस्लिम देश में कभी भी तालिबानी मानसिकता को कबूल नहीं करेंगे। कोई भी धर्म मानवता के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है। विशेष रूप से इस्लाम में सभी शिक्षाएं शांति के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया। अब वीडियो में वो ड्रामा कर रहा है या उस तरह की हरकत को अंजाम देना चाह रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि इस तरह के वीडियो आने लगे हैं। 2 घटनाएं हो चुकी हैं। अमरावती की घटना हो चुकी है, उदयपुर की घटना हो चुकी है। दोनों घटनाओं में था कि मामला प्री प्लान्ड है, यानी मोटिव था। दोनों ने तय करके और मैंने पहले भी बोला था शो में, इसको मैं हेट क्राइम नहीं बोलूँगा, इसको मैं एक्ट ऑफ टेररिज्म बोलूँगा। आज महीन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा इस पे। आप इस वीडियो को देख के आपका इस फौरी तौर पे मानना क्या है? ये इसको एक सोशल मीडिया की बेहुदी गिमिक मानना चाहिए, या ये बिल्कुल सीरियस अटेम्प्ट है माहौल को खराब करने का? नहीं, देखिए, जो ऐसे वीडियोस आ रहे हैं इनको केवल गिमिक नहीं मानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इससे जो है पूरे के पूरे देश का जो माहौल जो है वो खराब हो रहा है। और प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं लोग, उनके खिलाफ एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए, जिससे जो है आगे लोग रुकें। ये रुकेगा कब? एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं इस तरीके से। और जो आपने बोला, मैं उसी बात को आगे ले जाऊंगा कि इट इज नॉट अ हेट क्राइम। ये जो है एक्ट ऑफ टेरर था, जो 2 घटनाएं थी। और वो इस वजह से, उसके पीछे कारण यही है, जो कट्टरता है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वही सबसे बड़ा कारण है और वही प्रमोट कर रहा है। और इसी वजह से आप क्योंकि शासन जो है कोई जो है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, और उसमें या जो डिलेड जस्टिस होता है, जो न्याय की प्रक्रिया जो है वो ठीक से फॉलो नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से इस तरीके के जो बयान हैं उनको बढ़ाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं, और ये उसी का नतीजा है। तो इसको एक जो है केवल चीप पब्लिसिटी कह के इसको किनारे नहीं करना चाहिए। हालांकि जो है जो पुलिस अधिकारी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि शायद ये नशे में थे, लेकिन नशे में भी जो है आप वीडियो बना के इस तरीके का मैंने बेहुदा शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, मैं इस चीज को रत्ती बार हल्के से नहीं नाप रहा हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने ही कहा था कि ऐसी हर घटना और हर चीज को मैं एक्ट ऑफ टेरर बोलूंगा, मैं इसे हेट क्राइम नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो उदयपुर और अमरावती में हुआ वो एक विचारधारा से इंस्पायर्ड था। टेररिज्म भी एक विचारधारा से इंस्पायर्ड है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो आया, तभी मैंने बेहुदे शब्द का इस्तेमाल किया कि क्योंकि आप इस चीज़ पे बोल रहे हैं, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो के आने के बाद इन पे कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए,
लेकिन ऐसे कई बार होता है कॉपीकैट वीडियो आते हैं जो केवल इफेक्ट के लिए किए जाते हैं। मैं वो उसकी बात कर रहा था मयंक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी अलग बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, ये और ऊपर से जो अजमेर दरगाह से जुड़े हुए व्यक्ति की तरफ से इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं। आप देखिए, जो सूफी ट्रेडिशन है इस्लाम का, वो सबसे जो है उसको एक उदारवादी ट्रेडिशन माना जाता है, और जो है एक जो है ऐसे कट्टरता भरे बयान अगर वहां से आने, निश्चित रूप से जो है ये चिंताजनक है। और देखिए, ये एक जो शासन है, ये इसमें मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूं, मैं इसमें थोड़ा सा असहमत हूं मैं। इस पे मैं यूसुफ के पास जाऊंगा। तहरीक लब्बाक बरेलवीज हैं, अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिएगा। सूफी ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड हैं, अहले हदीस और देवबंद से अलग हैं। उनकी मज़ारों पे हमले हो जाते हैं, उनकी मज़ारों पे हमले देवबंद करता है। लेकिन जो भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं पाकिस्तान में और जो दावत इस्लामी है, वो तो बरेलवी से इंस्पायर्ड है, जिसकी इंटरमिंगलिंग है सूफी ट्रेडिशन से। तो सूफी ट्रेडिशन में भी रेडिकलिज्म हुआ है यूसुफ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप समझते हैं इस विषय को नॉट एज अ फॉलोअर, पर जो थियोलॉजी समझता है, जो विषय समझता है, क्यों? देखिए, ये सूफीज़म कर लें, जमात इस्लामी कर लें, वो कर लें, ये मैटर नहीं करता है। कट्टरता है तो है, चाहे वो कितने उसके विंग बना लीजिए आप, और इसका कोई इलाज नहीं है। अभी जो पुलिस ऑफिसर बता रहे साहब नशे में, तो मैं तो मानता हूँ मज़हब से बड़ा कोई नशा हो ही नहीं सकता है, और नफ़रत से ज़्यादा ख़तरनाक कोई जहर नहीं हो सकता है। और दोनों का कम्बिनेशन जब मिल जाता है तो समाज को और देश को, जहाँ भी होता है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान इन दो चीज़ों से होता है। तो ये जो वीडियो सामने आया है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये कंप्लीट मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप का कंप्लीट फेलियर है। ये आज हमने देख रहा है, ये खादिम हैं या रहे हैं, तो खादिम तो बहुत छोटी चीज़ होती है। सज्जादा नशीन, आप जरा बताइए खादिम का मतलब क्या होता है? मतलब बेस फैसिलिटेटर होता है वहाँ पर, जैसे गुरुद्वारों में सेवा करने वाले लोग होते हैं, उसी तरह से दरगाहों में खादिम होते हैं। तो दरगाह का मेन जो होता है, और जो हेरिडिटरी हो गए आजकल, वो तो सज्जादा नशीन होते हैं। जो सज्जादा नशीन होते हैं, तो जो वहाँ के सज्जादा नशीन हैं जैनुल आबदीन साहब, उन्होंने उदयपुर की घटना के बाद कहा था कि भाई भारतीय मुसलमान कभी भी तालिबानी सोच को स्वीकार नहीं करेगा। अब उनके नीचे वहाँ पर जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं, मज़ार पे चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, तो उनकी खिदमत जो लोग करते हैं वो खादिम कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे खादिम होंगे सज्जादा, इनकी सलमान जो हैं ये, इनकी तरह से। तो उन्होंने ये बात कही है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो फॉलो कर रहे हैं, ये अपने जो इनके बड़े मौलवी रहे हैं उन्हीं को तो फॉलो कर रहे हैं। ये आप याद कीजिए, जब पैगंबर साहब का कार्टून बनाया था, कौन सी मैगजीन थी, चार्ली हेब्दो, तो उसके बाद चार्ली हेब्दो, हाँ चार्ली हेब्दो, उसके बाद ये मौलाना मेरठ के जो हैं याकूब कुरैशी मंत्री थे, उन्होंने गर्दन काट के लाने का फतवा जारी किया था कि मैं इनाम दूंगा। 51 करोड़ का शायद उन्होंने बात की थी। 2006 में मौलाना तौकी रजा, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की गर्दन काट के लाने वाले को 25 करोड़ का इनाम देने की बात की थी। है, उससे पहले सलमान रश्दी ने जब वो सैटेनिक वर्सेस लिखी थी, तब आयतुल्लाह खुमानी ने उनकी गर्दन तस्लीमा नसरीन के खिलाफ हुआ था। तो पहले तो ये जो बड़े मौलाना हैं, पहले तो उनकी तरफ से फतवे आते थे, अब तो हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा फतवे लिए घूम रहा है गर्दन काटने के लिए। तो ये जहालत है, और ये जहालत इसलिए आई है कि चूँकि मुस्लिम रिलीजियस लीडरशिप इन जैसे मुद्दों पर खामोश रही। उदयपुर की घटना के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी से लेके और जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी तक, और तमाम वीडियो जारी करके, सज्जाद नोमानी रहे, उन्होंने वीडियो जारी करके उस घटना की निंदा की, और ये कहा कि साहब ये गैर इस्लामी है, गैर कुरानिक है, और संविधान के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन जब नुपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल बयान के बाद वो वीडियो पे वायरल हो रहा था, नारा के तौहीन रिसालत की सज़ा सरतन से जुदा, तब तो इनके मुंह में दही जमी हुई थी, तब तो ये लोग निकल के नहीं आए कि ऐसी कोई सज़ा नहीं है। और मैंने तब भी कहा था कि कुरान में तो तौहीन रिसालत की सज़ा माफ़ी बताई गई है, नबी को सब्र रखने की बात कही गई है, कहा कि जो तुमसे करते हैं मुझे हम उनके लिए हम काफ़ी हैं, तुम कुछ मत करो, तुम तो अपना काम करते रहो। वेलफेयर की बात कही गई है कि आपने बात बोली है। अनुपम, तो अनुपम आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या बोलेंगे इस पे? क्योंकि कहते हैं ना कि पहले मीसा था, फिर टाडा था, फिर यूएपीए था। मैं एक
बीच में पोटा भी था। पोटा था। कहने का मतलब है कि हम कानून कितना भी मजबूत सोचे कि मजबूत बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं, पर जो समस्या है वो भी उसी प्रोपोर्शन पे बढ़ती चली आती है। तो इसका मतलब है जो हल है शायद उसे कहीं और ढूंढना है। कार्तिक जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूंगा, तो मुझे 1 मिनट दिया जाए, मैं अपनी पूरी बात कह लूं। देखिए, 17 जून को इसी दरगाह से जुलूस निकला था सर तन से जुदा कर। 17 जून को उदयपुर की घटना से पहले इसी दरगाह से जुलूस निकला था जिसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। उसके बाद उदयपुर की घटना होती, आज वो खड़े होके कह रहे हैं कि सलमान ने गलत किया। तो ये तो एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, वो दोनों तरफ चलने वाला नहीं हो पाएगा। जिस समय आपने इसका सरतन से जुदा का जुलूस का समर्थन किया था, उसका हिस्सा बने थे, तो ये सलमान जैसे लोगों को तो सामने आना ही चाहिए। तो वैसे भी हिस्ट्री शीटर है, और ये जो खादिम है ये सब खानदानी खादिम है कार्तिकेय जी, कई सैकड़ों साल से ये खादिम उनके पुश दर पुश चले आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये अजमेर तक से स्कैंडल हुआ था, जिसमें तकरीबन 700-800 लड़कियों का यौन शोषण हुआ, तो वो भी यही सब खादिम। तो लेकिन ये है कि अपना ये एक दरगाह की आड़ में, मजहब की आड़ में सब बढ़ते चले आ रहे हैं। हकीकत है कि उसमें एक भी आदमी को आज तक कैद नहीं हुआ। अजमेर तक स्कैंडल में 800 लड़कियों के यौन शोषण, एक भी लड़की को, एक भी आदमी को कैद नहीं। तो मेरा कहने का मतलब एक चीज देखें, इसको समझें। जो अभी बात कह रहे थे, महंत जी कह रहे थे, पहले भी देखता रहता हूँ कि लोगों पे खौफ पैदा करना, कानून का डर पैदा करना। क्या कानून का डर? वो तो सर पे कफन बांध के निकले हैं ना, वो तो मरने ही निकले हैं, वो तो जन्नत नशी होने जा रहे हैं। वो तो मान के चलते आप वो वीडियो देखिए जो उदयपुर में हत्या के पहले उन्होंने बनाया कि साहब मैं तो जन्नत का रास्ता है मेरा। आपको याद होगा सलमान तासीर की हत्या होती है, मुमताज कादरी करता है, पाकिस्तान में गवर्नर को मारता है, और उसके बाद जब लाहौर हाईकोर्ट जाता है तो उसमें जितने लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट एसोसिएशन, उसमें फूल बरसाते हैं। तो वो कहता है कि साहब गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो जब एक बार आदमी ने मौत भी कबूल है बना लिया है करके, तो आप मुझे बताइए कि आप उसे किस चीज से डराएंगे? आदमी मौत के लिए तैयार है, आप उसे डराएंगे किस चीज? अब ये सलमान की अगर हिम्मत होती तो खुद करते ना, वो खुद नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका वीडियो सुन के और शर्म करो करके जैसे ये ललकार रहे हैं, पता नहीं कितने लोग पैदा हो जाएंगे, पता नहीं कितने लोग ये सब करने लगेंगे। तो एक बार ये सोचने की जरूरत है कार्तिकेय जी कि जो पहले से सर पे कफन बांध के निकले हैं, जिनकी आंख पे मजहब की पट्टी और सर पे खून सवार है, जो अपनी जान खुद देने के लिए तैयार हैं, उन्हें आप कैसे डराएंगे और किस तरह डराएंगे? अब मैं समझ गया। अब मैं नवलकांत जी, मैं समझ गया आपकी बात। नवलकांत जी, एक बड़ा द्वंद्व होता है, और ये द्वंद्व एकेडमिक भी है, जर्नलिस्टिक भी है। अंग्रेजी में कहते हैं एसेंशियलाइजिंग अ रिलीजन, और उसको ये कहते हैं कि मूल स्वरूप, अगर मैं उसको बोलूं कि मूल स्वरूप। और मैं दवा शब्द का इसलिए इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो मेडिकलाइजेशन और सोशल लाइफ होता है जो नाज़ीज़ ने कर दिया था, तो इसलिए मैं दवा भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। मैं इसलिए शब्द जो मेरे दिमाग में आया अनुपम जी के बोलने के बाद, समाधान। बिना अगर किसी चीज़ को एसेंशियलाइज किए बिना इसका समाधान क्या है? देखिए, कानून तो है, पुलिस भी है, कार्रवाई भी हो रही है, इन सबको जेल जाना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। मैं आता हूं अनुपम, आपको जाने नहीं दूंगा, वैसे आपको जल्दी नहीं जाने देना मुझे, आज रखना है आपको, आखिरी बात नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा मैं, रुकिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बिना दवा दारू और बिना एसेंशियलाइजेशन के, कहते हैं ना मूल स्वरूप के, अब बोले इसका ये मूल स्वरूप है, समाधान क्या है इस्लामिक टेररिज्म का? देखिए, मुझको कई दिन से बड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, ये समस्या कैसे। हम सब पत्रकार हैं तो सोचते रहते होंगे कि कैसे इसका समाधान निकले, और मुझको लगता है कि एक बहुत कठिन जगह हम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, मेरी नजर में जो मैंने जितना समझा है, ये समस्या कोई आतंकवादी नहीं है, कोई फंसाने वाला नहीं है, कोई रेडिकलिस्ट बनाने वाला नहीं है। समस्या वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, इनसे मेरा मतलब नहीं है, हम तो भारतीय मुसलमान हैं, हम इस तरह की आतंकवाद की निंदा करते हैं, लेकिन निकलता कौन सड़क पे है?
आप देखिए ना कि सीए के आंदोलन में इतनी भीड़ निकलती है, कहीं किसी डेनमार्क में, कहीं किसी मैगजीन चार्ली हेब्डो में कार्टून बन जाती है, तो यहाँ पे खून बह जाता है। एक शांतिपूर्ण धरना भी ये जो शरीफ लोग हैं वो लोग निकल के इसमें नहीं करते हैं। जब किसी कन्हैया की हत्या होती है तो एक डर, जो बड़ी कम्युनिटी है, सीधे सीधे हिंदू कहें, एक डर आप को लगता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक डर हिंदुओं के अंदर बैठने लगा है और एक शंका अपने उस मुस्लिम दोस्त के प्रति भी होने लग रही है कि यार वाकई मेरा दोस्त है कि नहीं है। और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। मुझको लगता है कि जो मुस्लिम लोग हैं किंतु परंतु हटा करके सीधे इसका विरोध करें, सीधे अपनी बात रखें। हम करें कि हर व्यक्ति सड़क पर निकल सकता है, लेकिन जो निकलते हैं कम से कम उनको तो निकलना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, वो क्यों नहीं लिखते हैं? कोई नहीं लिखता है। और ये जो है एक तबका और है जो ये हिंदुओं की तरफ से है, जो ये बार बार बताता देखो भैया ये केवल आतंकवाद यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी है, सीरिया में भी है, अफ्रीका के देशों में भी है। ये जहां जाते हैं ऐसा करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो आगे बढ़ के उनका विरोध भी करते हैं, तो एक संदेश गलत जा रहा है। एक छोटे तबके में जा रहा हो या थोड़े बड़े तबके में जा रहा हो, लेकिन ये जा रहा है। और ये जो डर जा रहा है, ये डर बहुत ही खतरनाक है। मुझको लगता है कि जब तक जो आम लोग हैं, जो आम मुसलमान हैं, इस आवाज को बुलंद नहीं करेंगे कि इन आतंकियों के संग, इन बेहुदे लोगों के संग हम नहीं है, ये डर नहीं निकलेगा और ये दूरियां बढ़ेगी। अनुपम, आप बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि हम हर इस घटना के बाद एक बयान सुनते हैं, बड़ा रस्मी बयान, कि जो कुछ भी हुआ ये इस्लामी तरह से गलत है। अभी यूसुफ भाई बता रहे थे, तो अगर ये इस्लामी तरह से गलत है, हमारे यहाँ फतवा देने की होड़ लगी रहती है। एक फतवा ये कि नहीं आता कि इन लोगों को इस्लाम से खारिज किया जाता है। आप देखिए कार्तिक जी, हमें जो अपनी बात को पर्सपेक्टिव में लाने थी, इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन रिलीजियस। अगर आप इन्हें बताएं कि तुम रिलीजन से ही खारिज हो रहे हो, अगर ये जब आप खुद ही कह रहे हैं कि गैर इस्लामिक कार्य किया जा रहा है, तो आप इनको क्यों नहीं एक फतवा देते हैं कि ये जन्नत पे नहीं जा रहे, ये जहन्नुम में जा रहे हैं, और इनको इस्लाम से खारिज किया जाता है, इनके घर को इस्लाम से खारिज किया जाता है। कुछ इस तरह की चीजें क्यों नहीं? जब आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं गैर इस्लामी है, तो व्हाई डोंट यू डू दैट? एक बात तो ये तो एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे हो गई। दूसरा भाई, एक जो इजराइल ने एक तरीका अपनाया था, उन्होंने कहा था कि साहब आप जान देने के लिए तैयार हैं, हमने समझ लिया कि आप सर पे कफन बांध के आए, आप जान देने पे आमादा है, लेकिन आपके जाने के बाद हम आपका घर गिरा देंगे, हम आपके घर को बारूद लगा के उड़ा देंगे। इसको ध्यान रखिएगा कि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आप जाने से पहले अपना परिवार बर्बाद कर रहे हैं। तो उसके बाद वहां पे तमाम जितनी फिदाई घटनाएं थी बंद हो गई, क्योंकि वहां फिदाई अटैक हो रहे थे। तो ठीक है, आप यहाँ क्या फिदाई अटैक करेंगे, हम वहां जाके उस पट्टी जाके आपके घर उड़ा देंगे। ये एक वैसी चीज है जिसके चलते मैं बहुत कानून पसंद आदमी हूँ करके कि मैं एक वकील रहा हूँ, मैं सरकारी वकील रहा हूँ, मैं हर चीज को कानून के दायरे में करना पड़ता। दैट इज द ओनली फैक्टर जिसके चलते मैं योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर नीति है उसका समर्थन करता हूँ। तो मेरा दो पहलू पे मैं इसका एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहा हूँ। और पहले पहलू पे तो खास तौर पर मैं यूसुफ भाई से भी सुनना चाहूंगा कि इनको इस्लाम से खारिज क्यों नहीं किया जाता, जो लोग कह रहे हैं कि गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। दूसरी बात तो मैं कह चुका, उसको मुझे किसी से बोलने चाहिए। मैंने कहा कि मैं बुलडोजर नीति का समर्थन करता हूं। ठीक है, तो दो बात, आप बुलडोजर नीति का समर्थन करते हैं, उनको खारिज क्यों नहीं किया था? पंकज, मैं आपके पास नहीं आ पाया, चर्चा हमारे जितने भी गेस्ट बाहर से जुड़े, लेकिन इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक है इंडोक्ट्रिनेशन और दूसरा है इंसाइटिंग वायलेंस। इन सभी इसमें सारे जितने वीडियोस आए हैं उसमें वायलेंस इंसाइट की जा रही है। आपको लगता है कि इसको लेके एक नए तरह के कानून की ज़रूरत है या नई तरह की इफेक्टिव पॉलिसी की ज़रूरत है? अगर आप इंसाइट करेंगे वायलेंस तो आपको कड़ी सज़ा होगी, मतलब लंबी सज़ा होगी। कहने का मतलब है कि हमारे कानूनों में ग्रेविटी ऑफ क्राइम देख के सज़ा होती है। इंसाइटिंग वायलेंस हल्का क्राइम माना जाता है। विदेशों में, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, ये माना जाता है कि जब न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा रेप की घटनाएं बढ़ गई तो उनको समझ में नहीं आया पुलिस को कि क्या करें, तो उन्होंने तय किया जो पहली बार सेक्सुअल ऑफेंडर होगा उसको इतनी कस के सज़ा दी जाएगी, इतनी बड़ी सज़ा दी जाएगी कि
उसमें से 80% से ज़्यादा लोग उससे बड़ी चीज़ करने की सोच नहीं पाएंगे, और उसके बाद एक लूप बना जिसमें वो सारी घटनाएं कम हुई, वो कम हुई। आपको लगता है इस तरह के पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है? क्योंकि हमारी डिबेट अभी उस तरीके से चीखा चिल्ली, हिस्टेरिकल, एक दूसरे को गाली गलौज वाली डिबेट होती नहीं है हमारी, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में पिछले 7-8 दिन से है कि क्या इस तरह के मॉडल्स नहीं हो सकते? जहां आपने पहली बार इस तरीके से बोला सर तन से जुदा 10 साल की जेल, 10 साल की जेल स्पेशल कोर्ट में, क्योंकि जब आपकी स्थिति देश में मुश्किल हो गई है, स्थिति अलग हो गई है, लोगों को लगता है बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे गाली गलौज करके, बहुत बड़े हीरो हो जाएंगे गाली देके, इस तरह की बात करेंगे सर तन से जुदा 10 साल, सीधे 10 साल। मुझे नहीं लगता ये डिटरेंस का काम करेगा, और इसकी एक बड़ी वजह है। तो आप मुझे बताइए क्या करेगा? क्या करेगा? वो करना ये होगा, जैसे मैं अनुपम जी की बात से पूरे तरीके से सहमत हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझाना कि इस्लामिक क्या है और गैर इस्लामिक क्या है। और जब आप अच्छे तरीके से जो पौध खड़ी हो रही होती है उसको जब आप समझाते हैं कि ये सारे काम गैर इस्लामिक हैं, इससे तुम्हें जन्नत नहीं जहन्नुम नसीब होगा, उसके बाद ही परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ पर आप गौर फरमाइए कार्तिकेय, मैंने भी क्राइम कवर किया और काफ़ी लंबे समय तक कवर किया। जब क्राइम कर भी रहा होता है कोई शख्स, तो उस समय वो बहुत डरा हुआ होता है। अगर कोई रोक रहा होता है उस समय, अगर उसके रास्ते में आ जाइए, तो वो इतना घबराया होता है कि वो तुरंत आपको एलिमिनेट करेगा, वो डर जाएगा। पर आप इनको देखिए, इन टेररिस्ट को देखिए, ये क्राइम करने के बाद, टेरर एक्ट के बाद या टेरर करते समय ना ये डरते हैं और ना उसके बाद घबराते हैं। तो ये एक अलग माइंडसेट है। और मैं आपको बताऊं कि ये बढ़ा भी कब से, जो अभी यसूफ भाई सही कह रहे थे, अनुपम जी कह रहे थे, सलमान तासीर की हत्या किसने की? उसके बॉडीगार्ड ने की। उस कादरी को मालूम है जिसने गाजी घोषित किया, और उसके जनाजे में लाख से ज्यादा लोग शामिल हो गए। मतलब समाज के एक बड़े तबके ने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया। और ये फैलाने वाले कौन से लोग हैं? उन्होंने जैसा बताया, फूल बरसाया गया कोर्ट में पढ़े लिखे लॉयर्स होते हैं, दे आर लीगल ऑफिसर्स। तो सवाल यह है कि किसी भी काम को करने के पीछे आपका मोटिव क्या है। अगर मोटिव बहुत स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि उस पे चोट पहुंचाने की जरूरत है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम उसी चीज पे लौट के आए हैं, क्योंकि मैंने बरेलवीज की बात की थी, लेकिन ये भी बड़ी, अभी देखिए, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि आप उसी संस्था की बात करें जिसका नाम मैंने लिया था तहरीक-ए-लब्बाक। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अब देखिए इसमें क्या दो बात है। आपने मैं बस एक लाइन ऐड कर देता हूं। किसने रखी थी? ज़िया-उल-हक ने। बरेलवी मसलक से ये जितने भी हत्याएं हुई हैं, कहा यह जा रहा है ये कि बरेलवी मसलक से जुड़े हुए हैं, इनसे ज्यादा कट्टर देवबंदी समझे जाते हैं। तो अब बताइए, इन्होंने ये काम किया है, ये जितने भी कमलेश तिवारी से लेकर के जितनी भी हत्याएं हुई है, वो करने वाले बरेलवी को मानने वाले हैं। तो देवबंदी अपने पे आ जाएंगे तो वो क्या कर देंगे? ये सोचने और समझने की बात है। मैं इस्लाम की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन मैं एक बुनियादी बात समझता हूं कि जन तक अगर ये बात फैलाया जाए कि इस्लामिक क्या चीज है और गैर इस्लामिक क्या चीज है, तो मुझे लगता है कि इसको रोकने में बहुत ज्यादा मददगार चाहूंगा। क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। जब हम अहले हदीस और देवबंद की बात करते हैं, जब हम बरेलवीज की बात करते हैं, ये हनाफी स्कूल ऑफ लॉ के जिसे कहते हैं वहाँ से निकली लकीरें हैं। 4 स्कूल हैं इस्लाम के, भी उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये हनाफी स्कूल से संबंधित है। मोटी बात ये, जब ये जिसकी ये बात कर रहे थे, जिसमें कादरी की, जिसमें सलमान तासीर का असैसिनेशन हुआ था, जो गवर्नर थे, वो व्यक्ति तहरीक-ए-लब्बाक से जुड़ा था। अब तहरीक-ए-लब्बाक का अपना एक इतिहास है, और तहरीक-ए-लब्बाक ब्लास्फेमी को लेकर पाकिस्तान में उसने इतना उधम मचाया है, उससे इतना उधम मचाया है कि पाकिस्तान का ही समाज उससे त्रस्त है। मतलब एक ऐसा जिन्न पैदा कर दिया है वहाँ लोगों ने, जो वो बोतल में नहीं जा रहा है वापस, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए तो इस्तेमाल करते हैं जब इस्लामाबाद को बंद करना होता है, और जब उसके बाद वो खुद धमा चौकड़ी करता है, तब वो तब उनको समस्या हो जाती है, और हर दल जो बाहर होता है उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जो आपने बात की, जो
पाकिस्तान का कंजर्वेटिज्म है वो पाकिस्तान समाज और धर्म से पहले उसके अफसर ज़ियाउल हक ने बाकायदा कानून बना कर पढ़ा कर किया। मैं चाहूँगा कि इस पेचीदगी को आप समझाएं, क्योंकि जहाँ तक देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवीज़ का है, वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पैगंबर साहब का क्या रोल है, उनकी पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उनको किस रूप में देखना चाहिए, ये उस पे है, ये थियोलॉजिकल डिबेट है इनकी। वो एक अलग चीज़ है। इस्लाम में तो पैगंबर साहब की पूजा का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ना कोई भी फिरका, ना देवबंदी कहता, ना वो करता। वो इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है। और बरेलवी भी मानते हैं, वो बरेलवी उसे एक जरिया मानते हैं उसको, वो एक नहीं, नूर वगैरह वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर हम इस मुद्दे की हम बात अगर कर रहे हैं तो इसमें मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा समझा दें, क्योंकि सबने उस चीज़ पे बोला है। 2 मिनट में आप समझा दीजिए, क्योंकि सब लोग इस पे बात करते हैं। देखिए, जो इंडिया में 2 थॉट चलते हैं, एक देवबंदी, एक बरेलवी, मोटे तौर पे। तो देवबंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि भाई अल्लाह और बंदा यानी इंसान, उसके बीच डायरेक्ट है, कांटेक्ट है, और हम सीधे अल्लाह से मांगे, ठीक, जो भी कहना अल्लाह से मांगे। तो बरेलवी कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई अल्लाह और बंदे के बीच में रसूल है, रसूल के ज़रिए हम मानते हैं। तो ये एक फ़िक़ह का मीडिएशन है, जो दोनों जो सेक्ट हैं उनके जो बानी रहे हैं वो एक ही उस्ताद के शागिर्द रहे हैं। थोड़ा एज में डिफरेंस रहा है, 4-5 साल का, 6 साल का, और किसी मुद्दे पर उनके इख्तलाफ रहे और उसमें के बीच फिर फतवाबाजी हुई। वो 2 अलग अलग समूहों के एक वर्चस्व स्थापित करने की बात को समझ लीजिए। जैसे देवबंदी मानते हैं आप बरेलवी के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इस तरह के तमाम फतवे आते हैं कि अगर किसी देवबंदी के जनाजे की नमाज बरेलवी के जनाजे की नमाज को देवबंदी पढ़ा दे तो फतवा आ जाता, सब उनके सबके निकाह टूट गए हैं। तो ये सब फालतू की बातें, जहालत थोपी हुई है। मैं मानता हूँ कि जितनी फ़िरक़ेबंदी है, ये जितने दुनिया में फ़िरक़े हैं, ये सब गैर इस्लामी है, क्योंकि इस्लाम फ़िरक़ों को पसंद ही नहीं करता। अल्लाह ताला ने कहा कि हम बांटने वालों को पसंद नहीं करते हैं, और ये रसूलुल्लाह के नाम पे थोपी गई चीज़ें हैं। मुस्लिम समाज में एक बड़ी आबादी है। एक चीज़ बताइए यूसुफ, आपने मेरे प्रोग्राम में कई बार बोला और बेबाक तरीके से बोला, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी इस पर, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स होने चाहिए थे नहीं किए गए। वो क्यों नहीं किए गए, उसका कारण क्या है? इसलिए नहीं किए गए कि हम जैसे जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ज़्यादातर ने अपना जो दिमाग है वो मौलवियों के पास गिरवी रख दिया है। अपने दिमाग से हम सोचते नहीं हैं। कुरान शरीफ में 756 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीके से सोचने, गौर करने, दिमाग का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। और मौलवी जो हैं, जो धर्म के लीडर अपने आप को कहते हैं, वो सबसे पहले पाबंदी लगाते हैं कि साहब इस्लाम में अक़ल का दखल नहीं है। एक शायर ने बहुत तंज़िया शेर कहा है, व्यंग में कहा है कि अक़ल का दखल नहीं कुदरत रब्बानी में, यानी अल्लाह के कानून में अक़ल का दखल नहीं, अक़ल का दखल नहीं कुदरत रब्बानी में, मछलियाँ दश्त में पलें और हिरन पानी में। हाँ, मछलियाँ दश्त में पलें यानी मछलियाँ रेगिस्तान में और हिरन पानी में। यानी इलॉजिकल बातें हैं, अनसाइंटिफिक बातें हैं, जो कुदरत ने कानून बना दिए, उनके खिलाफ ये बातें जाती हैं। और दूसरी बात, अभी जो एक डिबेट चली थी कि साहब ये मौलवी टीवी पे बैठ के इस्लाम की बेहुरमती करते हैं, इन्हें टीवी पे जाना बंद कर देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पाबंदी लगाई, जमीयत उलमा ने पाबंदी लगाई, मुस्लिम समाज से ये मांग लगातार उठती, साहब इन मौलवियों को टीवी पर नहीं जाना चाहिए। मेरा बुनियादी सवाल होता, 5 साल से हम ये बात कर रहे हैं कि जब मौलवी टीवी पर बैठ कर अलूल जुलूल बातें करता है जिससे आपको लगता है साहब इस्लाम की बदनामी हो रही है और मुसलमानों की बदनामी हो रही है, तो तब तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब वही मौलवी मस्जिद में बैठ के, मदरसों में बैठ के इसी तरह बेसिर पैर की बातें समझाते हैं, तब उस पर आपको आपत्ति नहीं होती। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज क्या है कि मुस्लिम जो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन मौलवियों के चंगुल से इस्लाम को निकाल के, इन मौलवियों ने तो एक फर्जी इस्लाम मुसलमानों पे थोपा हुआ है। ठीक है, तो जिम्मेदारी बनती है जागरूक नागरिकों की, पता है मेरा क्या मानना है, जंजाल से बाहर निकले। यूसुफ, पता है मेरा क्या मानना है, मतलब आपने, और एक दूसरी डिबेट है, अनुपम जी आप रुकिएगा, उसमें भी आपका कमेंट चाहिए मुझे। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ है, हाँ दुनिया में इस्लामिक टेररिज्म है, उससे कोई आप नज़रें नहीं छुपा सकते हैं। लेकिन जब आपका समाज कॉम्प्लेक्स, जिसे कहते हैं प्लूरल या मल्टीफेथ, इंटरडिसिप्लिनरी होता है, तो ऐसे सामाजिक और धार्मिक मसलों का समाधान आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ये पहली पहल करनी पड़ेगी, जो आपके धर्म ग्रंथ हैं या जो परंपराएं जैसे हिंदू धर्म में हैं,
उसमें जो शांति की बातें हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिले, ना कि नफ़रत की बातें, क्योंकि नफ़रत किसी भी किताब या किसी भी परंपरा में निकालना बहुत आसान काम होता है और उससे समाज टूटता है। पर आखिर में मुझे लगता है कि केवल कड़े कानून बनाने से अब बात नहीं बनेगी। कई बार समाज में जब आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन समाज को तोड़ रहा है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर इस तरह की बातें वो कर रहा है, आजकल चूंकि सोशल मीडिया है, टीवी है, आपकी जिस तरीके से कहते हैं लैटरल टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आपको पेपर में छपने न दिया, आप अपने मोबाइल पे फेसबुक कर लीजिए और दुनिया को बता दीजिए, उस पर बाकायदा अलग तरीके से सजाएं देने का प्रावधान होना चाहिए। मुझे लगता है चूंकि डेटरेंस की कमी है, लोगों को लगता है डेटरेंस की कमी है, वो भय होना चाहिए। मुझे लगता है कि उस संदर्भ में पंकज वही बात कहना चाह रहे थे, चाहे वो आप इंडोक्ट्रिनेशन को कम करने की बात करें या मुस्लिम इंटेलिजेंसिया को ज़्यादा पहल करने की बात करें अपने समाज में, लेकिन एक तरह का डेटरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अब डेटरेंस नहीं हुआ, मुझे लगता है बात बहुत आगे तक जाएगी। डेटरेंस की अब बाकायदा ज़रूरत है। अब हम एक दूसरे मामले पे अपना रुख करते हैं और ये मामला भी धार्मिक है। ये मामला सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। काली को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ गया है। साधु संतों ने विरोध का बिगुल फूंका है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी डायरेक्टर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज हो गई। पहले आप पैकेज देखिए, फिर चर्चा करेंगे और चर्चा होगी क्या जो आपका कल्चरल एक्सप्रेशन है उसके कुछ दायरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर दायरे होने चाहिए तो क्या वो सबके लिए होने चाहिए या एक वर्ग के लिए होने चाहिए, और आखिर में वो दायरा क्या है, क्योंकि कुछ देर पहले चार्ली हेब्दो के विषय पर भी हमने चर्चा की थी। देखिए पैकेज। अब इसे अभिव्यक्ति के नाम पर आजादी कहें या अभिव्यक्ति के नाम पर अधर्म, क्योंकि प्रचार और प्रसिद्धि पाने के लिए जब भी किसी के जज्बात जोर मारते हैं तो वो धार्मिक प्रतीकों की पताका को विवादित रंग में फहरा देता है। और लगातार बढ़ता ही जा रहा है धर्म के अपमान का ये सिलसिला मां काली के किरदार तक भी जा पहुंचा है। दरअसल मां काली के नाम पर की गई इस काली करतूत में मां काली के एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में एलजीबीटी समुदाय का सतरंगा झंडा दिखाया गया है, जिस पर बड़ा विवाद हो रहा है। देखिए, मैं देख रहा हूं कि इस देश में ट्रेंड चल पड़ा है। संविधान इजाजत देता है आपको फ्रीडम एक्सप्रेशन का, लेकिन साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं उस संविधान के अंदर। तो ऐसी बातें करना, ऐसे डिपिक्ट कराना जिसमें कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचती है, वो कानूनन परमिटेड नहीं है। आर्टिकल 19(1) में अगर आपको परमिशन है तो आर्टिकल 19(2) में आपको रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना या मुस्लिम भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये बहुत गलत भी है, गैर कानूनी भी है और संवैधानिक भी है। कनाडा फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म मेकर लीना मडी मैकलेई ने 2 जुलाई को इस डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर जारी किया था। डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में देवी का ये रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर शोर मच गया है। मां काली स्वयं दुष्टों का हनन करती हैं, दुष्टों का मर्दन करती हैं। अगर उनके भक्त अगर जो कानून को हाथ में ले लिए तो आखिर क्या अंजाम होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और माननीय जो सरकार में बैठे हुए, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे मंत्रीगण हैं, सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि इसको स्वतः संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस फिल्म पे प्रतिबंधित किया जाए और स्वतः इनको तत्काल संज्ञान लेते हुए इनको सलाखों के अंदर डाला जाए। सोशल मीडिया से लेकर साधु संतों तक काली पर इस तरह की करतूत के विरोध में मुखर हुए हैं। कई सूबों में सड़कों पर उतरे लोग भी इसे देश और धर्म के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। वहीं डायरेक्टर लीना मडी मैकलेई पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर गिरफ्तारी की मांग भी जोर पकड़ रही है। यूपी और दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज की गई है। लीना नाम की महिला ने ये जो
एक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को आहत करने के लिए इंटेंशनली जानबूझकर एक पोस्टर इस तरीके का शेयर किया है। और मुझे लगता है कि ये जो मूवी बनाई गई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, हमारे भगवान जो है उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। इसके खिलाफ मैंने आज एक शिकायत दिल्ली पुलिस साइबर सेल को दी है और मैंने आग्रह किया है कि इस महिला लीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIR लॉन्च की जाए। इधर यूपी के संभल में भी सामने आया है देवी देवताओं के अपमान का मामला। तालिब नाम के एक शख्स पर हिंदू देवताओं की तस्वीरों वाले पेपर पर चिकन बेचकर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। कल पुलिस की सूचना आई थी, तत्काल प्रभाव से मौके पुलिस पर पहुंची। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद जो वहां पे कागज की सामग्री थी उसमें दुकानदार सामान बांधकर बेच रहा था। तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज के द्वारा एक FIR उचित सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत है, जिसमें मौके पर दुकान मालिक गिरफ्तार करके उचित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और 307 में जेल भेजा गया है। बहरहाल धर्म तो खुद अभिव्यक्ति का वाहक रहा है, लेकिन MF हुसैन से लेकर लीना तक अभिव्यक्ति के वाहकों ने धर्म को ही ओछी प्रसिद्धि का धंधा बना लिया है। इस सब के बीच सवाल ये है कि क्या फिल्म काली बहाना और धर्म को नीचा है दिखाना, और आखिर कब तक चलेगा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये तमाशा। महेंद्र जी, इसमें दो मुद्दे थे, एक काली का मुद्दा है, एक में आप देख रहे हैं कि वो देवी देवताओं के पर्चे के ऊपर। पहला वाला मामला क्रिमिनल है क्योंकि उसमें इंटेंट है। दूसरा मामला है क्या क्रिएटिव लिबर्टी ज़रूरत से ज़्यादा खींच दी गई, आपने दूसरे के सेंटिमेंट्स को फैक्टर नहीं किया गया। ये दो चीज़ें हैं, एक जानबूझ के किया जा रहा है, उसे पता है। दूसरा, आपने सोचा ये क्रिएटिव लिबर्टी है बिना अपना दिमाग लगाए कि बाकी लोगों के लिए क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, बाकी लोगों के लिए ये पूजा की वस्तु है, ये महाविद्या है। अगर आप एक काली को मूर्ति बोलेंगे तो मैं काली को देवी भी कहूँगा, मैं काली को महाविद्या भी बोलूँगा। ये महाविद्याएं तो, ये कहानी जो महाविद्या की कहानी है ये सती से जुड़ी कहानी है। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में कोई फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो सबसे पुरानी परंपराएं हैं जिसमें से शिव, सती, दक्ष और महाविद्याओं का होना, वो मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो कुछ पुराना नहीं होगा, क्योंकि उनके मंदिर भी हैं। तो आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें रेगुलेशन चाहिए या दिमाग का इस्तेमाल और सेल्फ रेगुलेशन चाहिए? क्योंकि विदेशों में तो चप्पलों में गांधी जी भी बना दिए गए थे, मुझे याद है। नहीं, मैं यही बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है, जो पिछली हमारी डिबेट थी उसमें और इसमें एक लिंक है। जो हमने बात की कि क्या वजह है ऐसे बयान जो आ रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से, ऐसे कट्टर बयान आ रहे हैं, उसमें ठीक है हमने बात की कि जो है समाज जो है मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने रिफॉर्म्स नहीं किए, ये जो मैं मानता हूँ, और या डिटरेंट लॉज नहीं है, मैं ये मानता हूं जो सबसे प्रमुख कारण है कि जो एक बहुत बड़ा एक जो है उदारवादी वर्ग है, जिन्होंने जो है एक जो अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पे जो ये बढ़ावा दिया। जैसे मैं एक पॉइंट आउट करूंगा कार्तिकेय, आपने एक टर्म यूज किया इस्लामिक टेररिज्म। जी किया। 9/11 के पहले मैं JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में था। वी यूज टू डिबेट कि ये क्या इस्लामिक टेररिज्म हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, इसे हम रिलीजियस टेररिज्म अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखें। और ये बात इसलिए होती थी कि हम कैसे ये कह दें कि केवल एक धर्म की वजह से ये आतंकवाद प्रमोट हो रहा है। मैं आज कम से कम जो है जो 9/11 के बाद जो पश्चिम के उदारवादी जो लिबरल जो ब्रिगेड थी, उनको लगा कि नहीं अब ये इस्लामिक टेररिज्म हो गया, अब ये रिलीजियस टेररिज्म नहीं रहा, तब हमने उसको कहने की हिम्मत जुटाई। उसके पहले भारत का जो इंटेलिजेंसिया था, भारत का जो बौद्धिक वर्ग था, वो ये कहने की हिम्मत नहीं रखता था। और यही सबसे बड़ा कारण है ऐसे बयानों का आज भी। जहां तक आप जो है देखिए, ये जो क्रिएटिव लिबर्टी और जो है इसकी बात है, अभी जो है आपके ही जो है न्यूज क्लिपिंग्स में दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से हमारा संविधान बहुत साफ है
कि हम आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं, लेकिन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वो आप जो है किसी एक धर्म की, फिर मैं जो है मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जाऊंगा। हमारे जेएनयू में, जब मैं जेएनयू में था, ईटिंग बीफ वाज द बिगेस्ट मैसेज दैट यू आर अ लिबरल, कि आप अगर आप बीफ जो है खाते हो तो आप जो है वो आप एक उदारवादी वर्ग में आ गए हो, आप जो है धर्म से ऊपर उठ गए हो। तो ये जो सोच है, और ये मैं सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, आप देखिए ये जो है वेस्ट से आई है, और यही सोच जो है वो इस तरीके के जो ये ऐसी हरकत करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वो इस सोच की वजह से हैं, जो एक उदारवादी सोच है, जो ये अल्पसंख्यक अधिकारों के नाम पे जो है वो ये छूट देने की बात करती है कि आप जो है एक जो है बाकी दूसरा जो धर्म है उसके खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जी। तो ये सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं। हाँ, निश्चित रूप से स्टेट को, जहां तक आप क्रिएटिव लिबर्टी बात है, निश्चित रूप से स्टेट को जो है बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस बना के जो है हमें क्रिएटिविटी को सप्रेस नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें दो चीजें, नवल कांत जी मैं चाहूंगा आप आए। लिबरलिज्म का मतलब होता है आपको अपनी बात रखने की आज़ादी, लेकिन जो हमारे देश में, और ये पहली बार नहीं हुआ, वो तो क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला राइट टू फ्री स्पीच का अमेंडमेंट था वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, और वो भी तब किया था 1952 के चुनाव से पहले हो गया था, जिसके खिलाफ पूरे विपक्ष ने बोला था, लेकिन उन्होंने कई और कारण दिए थे। कहने का मतलब है कि उस वक्त जो सबसे ज़्यादा लिबरल व्यक्ति था उसने राइट टू फ्री स्पीच अमेंड कर दी थी। तो ये सब चीज़ें बदल जाती, मेरा कहने का मतलब है। इसलिए मैं केस बाय केस पे बात कर रहा हूँ। ये जो काली वाला मामला है, इसमें चाहे इनकी कुछ भी कल्पना हो, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं नवल कांत जी की हमें स्टीरियोटिपिकल बात नहीं कर रहा, जो प्रोग्राम टीवी में चलते हैं, हिंदुत्व अंडर स्टीज और हिंदू अंडर स्टीज, कहीं ना कहीं टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि जैसे यूपी ने एक एफिडेविट दे दिया था कि राम इज अ मिथिकल फिगर, मैं उसको आज भी टाइपोग्राफिकल एरर नहीं मानता हूं, ना मैं ब्यूरोक्रेटिक एरर मानता हूं। मैं मानता हूं कि आपने आस्था को समझा ही नहीं, और हिंदुस्तान और ये देश इज अ रिलीजियस सोसाइटी। पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये इस देश की बुनियाद जो है धर्म पे टिकी है, आस्थाओं पे टिकी। चलिए, धर्म एक शब्द होता है, धर्म हम एक कॉन्सेप्ट के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड के उसमें आस्था पर टिकी है। नवल कांत जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हिंदुत्व है या जो भक्ति धर्म है, उसमें क्रिएटिविटी की आजादी है, भगवान की आलोचना की भी आजादी है। मतलब भगवान, अगर भगवान राम ने सीता जी से अलग हुए थे, इसका बहाना लेके तमाम तरह से हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश लगातार होती है, और एक तबके द्वारा ज्यादा होती है ये बताने के लिए कि बहुत ही छोटा धर्म है, बहुत ही निकृष्ट धर्म है। और ये धीमे धीमे जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये मैसेज थ्रोन हुए कि ये इंटेंसली किया जा रहा है, और तमाम फिल्में आई जिसमें बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ। और फिर आती है स्नान की बात कि जब भी होता है कि आप जब धर्मों की आलोचना शुरू कर देते हैं, तो आप ईसाई की आलोचना कर देते हैं, आप हिंदू की कर देते हैं, तो फिर वो मुस्लिम को हटा देते हैं। ये कई फिल्मों में इस तरह के उदाहरण आए, तो इसकी वजह है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि वो क्योंकि महिला सिगरेट ली हुई, इससे आपत्ति है कि भगवान राम के में सिगरेट लगाए रहेंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा? किसी भी तरह अच्छा नहीं। तो अपने धर्म में आपके जो देवता है उनकी हम साधारण सी तस्वीर में रख दे तो गर्दन कट जाए, और दूसरे धर्म में कुछ भी आजादी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कनाडा में हो रहा है तो क्या मदर मैरी को सिगरेट पीते दिखाया जा सकता है कि नहीं दिखाया जा सकता? लेकिन क्योंकि हिंदू बहुत हृदय होता है, बहुत सरल होता है, और वो इस तरह का खतरनाक नहीं होता। मैं खतरनाक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि डर से ही इस तरह की चीजें रुकती है। अगर जिन्होंने बनाया, जो फिल्म बना रही है,
वैसे अगर नवल उनको खान ये जी आपकी खतरा- बात सही है, ये जो खतरनाक शब्द की इस्तेमाल की, इतनी लंबी डिबेट है, हमारा तो कास्ट सिस्टम ही खतरनाक है, मतलब किसे कहते हैं एकेडमिक डिबेट है। मैं अपने प्रोग्राम को भारी नहीं करना चाहता क्योंकि ये कड़वी बात है। कहते हैं ना कि वायलेंस तो हमारे सिस्टम में इनबिल्ट है और वो जात की वायलेंस है जिसको लेके हमारे देश में पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चली। हाल के सालों में हमने देखा एक बार गौरी क्योंकि लंकेश- टाइम खत्म हो रहा है, मैंने सबसे ज्यादा आज वक्त आपको दिया यूसुफ, मैं पंकज के पास जाना चाहूँगा। पंकज, इन्होंने खतरनाक शब्द की बात बोली, लेकिन मैं ही नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म को और टॉलरेंट होना चाहिए, पर अगर मैं बोलूं, मेरी तरफ देखिए, अगर मैं बोलूं जैसे कहते हैं ना अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, अगर हिंदू एक्सेप्शनलिज्म है तो उस एक्सेप्शनलिज्म की बुनियाद तो यह है कि उसमें वो भी लोग हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते, उसमें वो भी लोग हैं जो कहते हैं कि आपका धर्म ठीक नहीं है, और ये वही धर्म है जो अपने भगवानों को भी बदल लेता है, वरुण की पूजा भी करता है, फिर उसको भूल भी जाता है, नए भगवान भी बना लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो अगर आप उस एक्सेप्शनलिज्म की बात कर रहे हैं तो उस एक्सेप्शनलिज्म में ये सारी चीजें भी शामिल होनी चाहिए। देखिए ये मैं कहीं आपको रोकूंगा नहीं क्योंकि ये कंक्लूडिंग कमेंट मानूंगा। देखिए वो स्कूल का नाम क्या मुझे बता दीजिए जिसमें हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान है ही नहीं, चारवाक, हाँ है ना? नहीं तो इसमें क्या है, हिंदुत्व में हम तो इवन बहुत सारा भजन गाते हैं तो निराकार साकार, हर जो मानता है वो भी हिंदू है, जो नहीं मानता है वो भी हिंदू है, ये बड़ा व्यापक डेफिनेशन है। लेकिन एक बात बहुत सही बात है कार्तिकेय, मैं ये नवल खान जी की बातों से पूरे तरीके से सहमत हूँ कि ये लिबर्टी का इस्तेमाल बड़ा सेलेक्टिव होके करना वो ज़्यादा लोगों को ऑफेंड करता है, और ये खास तौर पे जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, क्योंकि मैंने जेएनयू में देखा है वो केवल लेफ्ट लिबरल नहीं होता। आप लेफ्ट बोलिए नहीं आप लेफ्ट बोलिए, देखिए लिबरल लेफ्ट नहीं होता है। उनकी ये आदत रही है, वो एंटी इंडिया भी काम करते थे, ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, मैं उस घटना का गवाह हूं। कारगिल के बाद फिर मैं इस पे क्योंकि आप प्रोग्राम में बैठे, इस पे संशोधन हो चाहिए। लेफ्ट विचारधारा से जुड़े कुछ लोग, आप पूरे लेफ्ट को नहीं बोल सकते। मैं पूरे लेफ्ट आप को उसको मैं देखिए मैं बहुत सारा नहीं, मैं आपको जानता हूं, बिल्कुल लेफ्ट विचारधारा से जुड़े कुछ लोग। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कारगिल के बाद दो ऑफिसर्स एक मुशायरा सुनने आए थे और उसमें कुछ जनरलाइज कमेंट दिया जा रहा था, उसमें दोनों ने ऑब्जेक्ट किया, शायद महेंद्र सिंह जी होंगे वहां पर, उन दोनों को बुरे तरीके से पीटा गया वहां पर, वो लड़ने नहीं आए थे। ऐसी बहुत सारी मैं वहां पे था, आप थे वहां पर, मैं भी था वहां पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मेरा सीधा मानना है, लेकिन हम एक दायरे में रहें जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। ये सबसे पहले और सबसे अंतिम फॉर्मूला होना चाहिए इस राइट्स को एंजॉय करने का। पर दूसरे तरफ मैं ये भी कहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अगर इन्होंने इस तरीके से कर दिया तो हम इनके जान के पीछे पड़ जाएं, हम इनका गर्दन काटने लगे, इस तरह की बात करने लगे, तो हम जिन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो फिर हम करेंगे क्या? तो वो हिंदुइज्म है भी नहीं और उसको हम मानते। बिल्कुल, मैं इस डिबेट को अंत इस संदर्भ में करूंगा जब हम लिबरल, लेफ्ट, सेंटर, राइट इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेटिव शब्द रह जाता है क्योंकि मेरा मानना भारत में राइट नहीं कंजर्वेटिव्स थे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहला काम जो मुंशी जी और सरदार पटेल ने किया, जिनको लोग राइट कहते हैं पर उनको राइट नहीं कहना चाहिए, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया, रिपेयरिंग कराई। तो क्या राइट लीडर थे पटेल साहब? मुझे तो नहीं लगता कि वो राइट के लीडर थे। उनका अपना मानना था, उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। क्या राजेंद्र प्रसाद राइट के लीडर थे? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल वो राइट के लीडर थे। और जो लिबरल थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहला अमेंडमेंट जो किया वो राइट टू फ्री स्पीच कर दिया, और वो भी 1952 के चुनावों से पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद देश में चुनाव होने थे, लेकिन ये उससे पहले किया गया। उनकी दलील थी कि भाई जमींदारी एक्ट और बाकी सारे जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। मेरा मानना है ये डिबेट पेचीदा है, और जो कलाकार ये सोचते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ग्लैमर और एक कल्चरल स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर रख देगी, वो समाज में
समाज में दिक्कतें पैदा करती हैं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कल्चरल एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है हर व्यक्ति को, लेकिन अगर आप लोगों का मजाक बना के करेंगे, ये कह के कि इनको तो पता ही नहीं, ये तो बेपढ़े लिखे अनुयायी हैं, तो मुझे लगता है फिर आप समाज से कटे हुए हैं। और ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए आर्टिस्ट की भी, कि आपकी जो कल्चरल क्रिएटिविटी है वो समाज के अंदर है, वो समाज के बाहर नहीं हो सकती है, क्योंकि आप भी समाज के अंदर रहते हैं, ये मेरा मानना है। तो TV9 डिजिटल में इतना ही। देश और बाकी दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें TV9।